जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए टाइम को देखते हुए थोड़ा जल्दी हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि समय ज़्यादा रह नहीं गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा? बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। वापस सेम हाइट तक जाती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज। देखिए, ऐसे हमारे पास एक बिल्डिंग बनी होगी या 10 मीटर की हाइट में कोई बॉल रखी है, तो ये ऐसे मान लेते हैं। ये क्या हाइट हो गई हमारी? 10 मीटर। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। यहां से हम बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? v। हमें सबसे पहले इंपल्स के बारे में बात करना है। एक्चुअल में इंपल्स होता क्या है? तो इंपल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। जब बॉल हमारी नीचे की तरफ जाएगी तो मोमेंटम क्या होगा? mv। और जब रिबाउंड करेगी तो मोमेंटम क्या होगा? mv। बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखें, जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो मोमेंटम क्या होगा? mv। और जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तब भी क्या होगी? mv। बट कंडीशन क्या है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? mv। ऐसे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंट, इसको ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? mv। तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे mv। माइनस लगाया, इनिशियल मोमेंटम क्या नीचे की तरफ है तो उसको भी लिख सकते हैं mv, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस mv। भाई डायरेक्शन अपोजिट इसलिए मैंने माइनस करा है। आप चाहो तो इसको माइनस ले सकते हो, इसको प्लस ले सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हमारे क्या होंगे? फाइनली ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा हमारा 2 टाइम्स mv। ये आ गया हमारा इंपल्स का फॉर्मूला। जब ऊपर से नीचे की तरफ बॉल जाएगी और रिबाउंड होके सेम हाइट तक जाएगी तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 mv। बस हमें क्या करना है? वेलोसिटी सॉल्व करना है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है, अब बॉल नीचे जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो सरफेस में आने पे जो वेलोसिटी है वो क्या होता है? √2gh। तो यहाँ v की जगह रख दें, तो ये लिखा 2m और इसको लिख दिया √2gh। वैल्यूज रखे, सॉल्व करें। 2 को 2 लिखा। मास कितना दिया था? 0.15। तो मैंने मास की जगह रख दिया 0.15। अंडर रूट लगाया, 2 को 2, g की जगह 10 ले लेता हूं मैं, दिया भी रहेगा, है ना। और हाइट हमारी कितनी है? 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ गया 0.30 इंटू यहां से कितना आएगा? 10 और √2 बचेगा। √2 की वैल्यू 1.41 ऐसे लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। ये 10 से 10 कैंसिल। अब 30 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है। तो 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 बार गया, 3 चौक 12, 2 आया, 1 3 कम 3, 1 4 आया, मतलब और 0 भी था, मतलब ये आया हमारा 42 पॉइंट समथिंग। कितना आया देखें भाई एक बार? 0, ये 30, ये पॉइंट हटाते नीचे 0 आते 2, एक 0 से एक 0 कट हो जाता। 10 से डिवाइड करना था तो ये हमारा 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4.2। भाई इसका मल्टीप्लाई 423 आता, 3 का कर रहे हैं ना, तो 4.2 आ रहा बेटा। एक बार चेक करें, कैलकुलेशन चेक कर लें। 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 0.30 आया, और इससे बाहर कितना आया हमारा? 10, और √2 बचेगा। √2 की वैल्यू 1.41। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया। ये बात है ना, इसलिए एक 0 की मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, 4.2 आएगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि 42 समथिंग आ ही नहीं रहा था ऑप्शन में, मतलब 4.2 ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, प्रोसीजर आपको समझना है मेन तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड। पहले मास कितना दिया है? 150 ग्राम। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले गिवन नोट डाउन करें हम, ज्यादा बेटर रहता है। गिवन नोट करने से ये क्लिक होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ठीक है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ। कितनी स्पीड से बॉल जा रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी लिख दी मैंने 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा है? फोर्स कितना लगेगा? तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा वी, m डेल्टा वी। क्या लिखते हैं इसको? m
डेल्टा वी, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, और इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम, ऐसा भी लिखते हैं, इनटू डेल्टा टी। यहाँ लाना क्या था, फोर्स लाना था, तो फोर्स को अगर लिखे हैं तो मैं लिख सकता हूं एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है 150 ग्राम था, केजी में कन्वर्ट करो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई। चेंज इन वेलोसिटी, तो भाई फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगी। भाई जब बॉल जा रही तो 20 से जा रही थी, जब कैच करेगा प्लेयर तो बॉल की स्पीड तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू करें तो माइनस में कितना आएगा 20 अपॉन टाइम कितना है 0.1। ठीक है, पॉइंट हटा देते ऊपर कितना आता 10। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30। अब जीरो काउंट करो, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 30 न्यूटन। माइनस में आएगा, ध्यान रखेंगे ना, 30 न्यूटन माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स क्या हो रिटार्ड कर रहे हैं हम, एक्सीलरेशन जब नेगेटिव होता है तो फोर्स भी क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है इतना, ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें मेन तो प्रोसीजर समझना है एक्चुअल में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। ओके ओके, यहां पर ग्राफ नहीं गिवन है, मैं पहले ग्राफ बना देता हूं, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा ग्राफ कैसा है, मैं 1 मिनट ग्राफ देखता हूं, है ना। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, एक्चुअल में ग्राफ मिसिंग हो गया था, लिखा नहीं, मैंने ड्रॉ नहीं करा था। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा गिवन है, क्या लिखा है, फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय दिस ग्राफ। जब कभी भी ग्राफ गिवन हो आपको तो बहुत ही सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, क्या पूछा था, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम लाना है। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं F डेल्टा टी। कैसे भाई, चेंज इन मोमेंटम को ही तो इम्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पल्स, तो F इंटू डेल्टा टी। अच्छा, F क्या है लेंथ और डेल्टा टी क्या है ब्रिड्थ, तो लेंथ और ब्रिड्थ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा एरिया। मतलब मैं जब चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो इसका एरिया निकालूंगा, और इसका एरिया इस इम्पल्स सिंपली हम ले सकते हैं, कैसे, एरिया अंडर कर्व, इसको लिख लो एरिया अंडर कर्व। इस कर्व का जो एरिया होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन मोमेंटम, या इंपल्स भी बोल सकता था इसकी जगह, वो नाम दे सकता था इंपल्स का भी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका कैसे लें, तो पहले तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया ले लें। ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हुआ 2 इंटू हाइट कितनी हुई 6, ये हो गया, प्लस लगाया। अब यहां पर देखें नीचे की तरफ है, मतलब माइनस में जाएगा, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं। अब बेस इंटू हाइट, तो इसमें कितना हुआ, ये गैप हुआ हमारा लेंथ का 2, और ये हमारा ये भी 2 ही होगा, है ना। ये कितना है 2, 3 है या 2 है, 2 ही ले लेता हूं मैं अभी, है ना, आंसर मिला लेंगे इसे, ठीक है। तो इसको मैंने 3 ले लेते हैं अभी, तो फिर नहीं तो देखना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब इधर आ जाए, प्लस लगाया, अब इसकी बात करें भाई, ये हो गया एरिया, अब इसका एरिया ले, तो लेंथ कितना 3 इंटू ब्रेड्थ कितना हुआ 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। अब सॉल्व करो इसे, तो ये 2 से 2 कट जाता, 6 बचता, अब माइनस ये भी 6 होता, अब प्लस ये कितना होता 12, तो 6 से 6 कैंसिल 12, अगर 12 आ रहा है मतलब हमारा ये जो 3 लिया था एकदम सही है, तो ये आ गया 12 न्यूटन इंटू सेकेंड, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। जब कभी भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन दिखे, ध्यान रखना दिस साइड इंटू दिस साइड करने पे जो भी हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा उसका मतलब हमें एरिया लेना है उस ग्राफ का, तो पूरे ग्राफ का हम क्या लेंगे एरिया लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां देखें लिखा है सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक सेल है जिसका मास क्या है m है, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं बंद हो गया हो, हाँ ठीक है। क्या लिखा है, सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, एक सेल है जो रेस्ट में है, ठीक है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:1, ठीक है। मैं ऐसे एक सेल ले लेता हूं, इसका मास क्या होगा जो भी होगा,
ये एक्सप्लोड हुआ 3 पार्ट में। कितना, पहला हो गया 2 किलो का, दूसरा 2 किलो का, तीसरा 1 किलो का। मतलब ये हमारे एक तरह से 5 किलो का अगर मान लें इसे, ये 5 किलो का था, समझना है ना, ये 5 किलो का था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। बोला इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जिनका मास सेम है वो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एक ऐसे ले लेते हैं 2m वाला, एक ऐसे ले लेते हैं 2m वाला, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, और 1 वाला हम अलग देख लेंगे। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v, इसकी स्पीड क्या ले लें v, और इसकी स्पीड भी क्या ले लें v, यानी कि इसका मोमेंटम क्या आया 2mv, और इसका मोमेंटम क्या आया 2mv। मोमेंटम की बात करेंगे यहां पर, है ना। तो स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, यानी कि लाइटर वाले की स्पीड पूछी है, तो लाइटर वाला किधर जाएगा देखना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो, इन दोनों मोमेंटम का हम लोग नेट मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो नेट मोमेंटम जो आएगा, तो यहां लिखा नेट मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम जो आने वाला इन दोनों का वो क्या आएगा, तो भाई इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो नेट मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इसको नहीं ऐसा लिख सकते, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हमारा जो नेट मोमेंटम आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2p स्क्वायर, से p बाहर आ जाएगा, तो मैं नेट मोमेंटम को लिख सकता हूं रूट 2 इंटू मोमेंटम कितना था 2mv था। बोलो इतना समझ आ गया होगा। इन दोनों का हमने नेट मोमेंटम ले लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या बताता है कि जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में, उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होता, तो लाइटर वाले का मास m, और इधर मान लेते हैं वेलोसिटी v डैश होती, क्या होती v डैश, मतलब ये वाला मोमेंटम ये मोमेंटम दोनों क्या होंगे, बराबर, बात खत्म। पहले रिजल्टेंट ले लिया इन दोनों का, हमेशा ऐसे ही करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, जो आया उसको इस मोमेंटम के बराबर कर दिया। तो इसका मोमेंटम लाइटर वाले का हुआ mv डैश, और इधर वाले का कितना है रूट 2 इंटू 2mv। m से देखो m कट हो गया, हमें लाना क्या था, स्पीड लानी थी, तो v डैश को लाना था, तो v डैश जो आ रहा है क्या आ रहा, 2 रूट 2v, कितना आया 2 रूट 2v, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही सिंपल, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। अगला पैटर्न हमारा क्या है, चलिए यहां देखिए क्या लिखा, ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार होगा, यहाँ पे कार होगा, है ना, कार्ट होगा या कार्ट कर लो, कार्ट सी, ये कार्ट है हमारी, इसका नाम दे दिया, शोन इन द डायग्राम। द कॉफिशिएंट दिया है यहाँ पर, कॉफिशिएंट कितना दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू दिया है, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट लगेगा वो क्या होगा, म्यू होगा, ठीक है। द एक्सीलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज। देखो भैया ऐसा है, आप लोग कभी पतंग लेने गए होंगे, जब पतंग लेके आते थे और मान लो मैं साइकिल में हूँ या बाइक में हूँ और कोई है नहीं, तो हम पतंग को लेके कैसे आते थे, उसको यहाँ आगे रखते थे और साइकिल बहुत तेज से चलाते थे। जितना तेज आप साइकिल चलाते हो पतंग क्या चिपकी हुई रहती, नीचे नहीं गिरती, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे। जैसे ये हमारी मान लो साइकिल है या कोई गाड़ी है, अब सामने ऑब्जेक्ट को मैंने रखा और इसको जितना तेज एक्सीलरेट करूंगा, जितनी तेज मैं आगे जाऊंगा, तो क्या होगा, जब आगे जाऊंगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, तो ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इसका नॉर्मल क्या होगा, तो ये इसका भैया नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इधर होगा, इसको रिएक्शन भी लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आर ऐसे लगेगा। अच्छा वेट किधर लगेगा, तो वेट तो हमेशा नीचे लगता है, कितना लगेगा mg, वेट कितना लगेगा mg। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा F। बस हो गया खत्म। हमने क्या करा, मैं जितनी तेज इधर जाऊंगा तो इधर साइड फोर्स लगेगा अपोजिट, इसको हम लोग स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, किधर लगेगा अपोजिट, कितना लगा m इंटू ए। नॉर्मल किधर होगा, तो सरफेस से परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल इधर हुआ। वेट नीचे ही लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर, टेंजेंशियल टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, सरफेस से टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल टू द सरफेस क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें पता है ये दोनों बराबर होंगे,
तो हमें क्या रोकना है, तो रुकेगा तब जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, mg से, ज्यादा हो या बराबर हो, दोनों कंडीशन है। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये वैल्यू कम हो गई, mg ज्यादा हुआ तो बॉडी नीचे गिर जाएगी। अगर Fs यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो रुका रहेगा, और या तो इसके बराबर हो तब भी रुका रहेगा। तो कंडीशन है ज्यादा हो या बराबर हो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को म्यू आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, म्यू आर, इसको लिख दिया mg। म्यू को म्यू लिखो, आर क्या होगा, तो आर को हम लोग लिख सकते हैं m अल्फा के बराबर, दोनों बराबर होंगे ना बैलेंस कंडीशन में, तो इसको लिख दिया m अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू mg। अब m से m कट कर दो, हमें लाना क्या था, अल्फा को रोको, तो अल्फा इज इक्वल एंड ग्रेटर देन म्यू नीचे भेजो, तो क्या आया, g बाय म्यू, यही आ रहा है। चेक कर लें एक बार, अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल टू g बाय म्यू। g बाय म्यू कहाँ है भैया, ये है g बाय म्यू, ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस टॉपिक से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पैटर्न है ना, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें यहां पर क्या लिखा है, एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। देखो बिल्कुल पहले, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया था उसी पैटर्न पे, 3 पार्ट्स, 2 pieces go off at right angles to each other, 1 kg piece with velocity 12 and other 1 kg piece with velocity 12 and other 2 kg piece with velocity 8, ठीक है। if the third piece flies off with the velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, what would be the mass of the third piece। देखो भैया, दो पीस जो है गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर, हम मान लेते हैं ये वाला था, ये टोटल था, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, ठीक है, और ये वाले पार्टिकल का मास कितना है, 1 kg, तो इसको लिख दिया मैंने 1 kg, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी दी है 12 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले की बात करें, 1 kg एक और है जो 12 से जा रहा है, दूसरा भी सेम है भैया, है ना, क्या है, सेम, ये भी 1 kg है और इसका भी वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लें, रिजल्टेंट मोमेंटम इधर आएगा, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, p डैश को हम लिख सकते हैं √2p, डायरेक्ट समझो, क्यों भाई, दोनों का मोमेंटम तो बराबर है ना। अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं, दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √2 टाइम्स जो मोमेंटम अभी निकाला था हमने इसके पहले, बिल्कुल यही कंडीशन पे। तो √2 को √2 लिखो, अब मोमेंटम को लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो 1 था, वेलोसिटी 12 था, मतलब मैं लिख सकता हूं p डैश को 12 √2। अब जो तीसरा वाला पार्टिकल है वो कितनी 40 मीटर पर सेकेंड से गया है, इधर आएगा अपोजिट टू दिस वन, तो 40 मीटर पर सेकेंड से आया है और इसका मास हमें नहीं पता, तो p डैश को मैं ये लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू 12 √2, ठीक है। अब इसको कट कर लो, तो m इक्वल टू क्या आएगा, 2 से कट करो पहले इसको, तो ये आता 6, ये आता 20, फिर 2 से कट करो तो ऊपर आता 3, नीचे आता 10, √2 को √2 लिख देते। वैल्यू अगर रखना हो तो रख सकते हो, अदरवाइज ये मास आएगा हमारा, ठीक है। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन, बाकी पैटर्न जो बताया मैंने वो पैटर्न आप ध्यान रखेंगे। भाई दोनों का मोमेंटम का रिजल्टेंट लिया तो p डैश आया, p डैश को हम √2p लिख सकते हैं, पता है हमें, तो √2 टाइम्स p लिख दिया, √2 को √2, p को m इंटू v लिख दिया, तो ये आ गया 12 √2। अब p डैश जो अपोजिट मोमेंटम आएगा, ये दोनों बराबर होंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी कर दिया, तो m इंटू 40, सॉल्व कर लें, 2 से कट किया 6 आया, 2 से कट किया 20 आया, फिर इसको 2 से कट करो तो 3 आया, 2 से कट किया 10 आया, 3/10 √2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यही kg में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्या है, अच्छा ये भी एक हमारा डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, लिखा है 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर, ठीक है, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग y डायरेक्शन, मतलब जो क्या लिखा है, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है y में ही रहे, रिजल्टेंट फोर्स किधर रहे, y में, मतलब x एक्सिस में जो फोर्स है वो 0 होगा, भाई अगर रिजल्टेंट y में ही है तो x वाला फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, मिनिमम कितना एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि y एक्सिस का फोर्स जो है 0 हो जाए, मतलब पूरा फोर्स y एक्सिस में लगे, मतलब x एक्सिस का फोर्स क्या होगा, तो एक काम करो पहले इसको रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करना तो आता है, 1 न्यूटन ऐसे जा रहा, 60 इधर, मतलब ये आ जाएगा 1 cos 60, दूसरा 2 न्यूटन ऐसे जा रहा है, ये 30, ये भी 30 होगा,
सॉरी ये 30 है तो भी 30 होगा। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व कर लो। तो हमें इधर वाला देखें एक्स एक्सिस वाला, तो कितना आता है, इधर आता हमारा 2, ये कॉस ये साइन आता, साइन 30 ये आता भाई। अगर ये 30 भी 30 तो इधर वाला कॉस आता, इधर वाला साइन आता। अब एक इधर वाला देखें तो इधर हमारा 4, ये थीटा इसके साथ टच है तो इसके साथ टच है, तो कॉस इसके साथ साइन इसके साथ, या था 4 साइन 30। ठीक है, तो ये आया 4 साइन 30 इधर लग रहा है, और एक्स एक्सिस में इसके कारण जो लग रहा है वो लग रहा है 2 साइन 30 है, इसके कारण 1 cos 60। रिजॉल्व करना आता है, सब रिजॉल्व कर लेंगे हम भाई। जिसके साथ एंगल टच होता है उसके साथ कॉस आता है, बाकी के साथ साइन आता है, ये ध्यान रहना। अच्छा, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो मान लेते हैं एडिशनल फोर्स लग रहा है एक्स लग रहा है एक्स में, तो मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स एक्स एक्सिस का 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरा फोर्स वाई में लगे, ऐसा बोला है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का फोर्स कितना, एक लग रहा है 2 साइन 30 प्लस एक लग रहा है 1 cos 60, और हमने माना है एक्स एक्सिस में एक्स लगेगा, और इधर अपोजिट है तो माइनस का 4 साइन 30 इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, अब इसको लिखें तो 2 को 2 साइन 30 1/2 होता है, प्लस cos 60 √3/1/2 cos 60 क्या होता है 1/2, प्लस x माइनस 4 साइन 30 1/2। सॉल्व कर लें तो भैया 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो ये आया हमारा 1 और प्लस आधा और माइनस का 2 प्लस x इक्वल टू 0। तो ये हुआ 1.5 में 2 गया तो कितना बचा 1.5, आधा बचेगा, तो इसको x को लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में आ रहा है माइनस हाफ आ रहा, उधर गया तो प्लस हाफ हो गया। ठीक है, ऑप्शन दिए क्या, ये दिया है 0.5 न्यूटन। ठीक है भाई, ये 2 है ये 1.5 है, 2 में से 1.5 गया तो माइनस हाफ, उधर गया तो प्लस हाफ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, रिजॉल्व करना आना चाहिए। रिजॉल्व करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ध्यान ये रखना है कॉस जिसके साथ एंगल टच उसके साथ कॉस, जिसके साथ दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ साइन, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 2023 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, है ना, सभी ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं आएगा, बिल्कुल वही रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं लगभग, है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। मूविंग कार है भैया, ऐसे है ना, यहाँ पर एक कार है जो मूव कर रही है ना, ऐसे मूविंग कार है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लो 0.15, और क्या दिया हुआ था, और कुछ भी नहीं, और निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, ए लेके आना है, क्या लेके आना है, ए लेके आना है। तो अब ए लेके आना है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें तो क्या लिखा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताना है मूविंग कार का सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर। देखो सबसे पहला ये ध्यान रखो, जब कभी हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे अब बॉडी को क्या करना है, फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। अब फ्रिक्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू आर, ध्यान से देखो, और ये क्या आएगा m इंटू ए। ठीक है, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल के केस में जब एक्स एक्सिस में बॉडी जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाए तो F इक्वल टू एम ए होगा। ठीक है, तो F को मैंने लिख दिया म्यू आर और एम ए को एम ए, म्यू को म्यू लिखे, आर जो होगा वो वेट होगा भाई, एम जी नीचे तो आर ऊपर, तो आर रिएक्शन फोर्स एम जी के बराबर, तो इसको लिख दिया एम जी। मैं डायरेक्ट चाहता था फॉर्मूला लिख सकता था यहाँ, है ना, m से m क्या हो गया, कट हो गया, तो एक्सीलरेशन जो आया हमारा वो आ गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू इंटू जी। बात खत्म, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब लगता है, जब एक्स एक्सिस की अगर बात करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की बात करें, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो a इक्वल टू म्यू जी। वैल्यू रखो, म्यू की वैल्यू 0.15 और जी की वैल्यू कितनी थी 10, पॉइंट हटाते नीचे कितना आता 100, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 15 को 10 से डिवाइड कर दो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, 15/10 करना था, तो ये हो गया हमारा। ये आपकी ध्यान रखना कि यही की पॉइंट है इसके, जब एक्स एक्सिस में कोई बॉडी मूव करती है तो
उसका जो एक्सीलरेशन है मैक्सिमम वो म्यू इंटू जी के बराबर होता है जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरीली। हमारा एक ब्लॉक है बी जिसको हमने एकदम से मूव कराया अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस with an initial velocity v। ठीक है, if mu is the coefficient of sliding friction between b and surface, block b will comes to rest after a time। कितने समय बाद कोई चीज रुकेगी? भाई जब रुकने की बात करी है मतलब हमारा थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगाते, जिसे टाइम पूछा है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। रुक गई मतलब v जीरो हो गया। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? v वेलोसिटी से, तो इसको v लिख लो। बोलो क्लियर है? तो यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालता तो क्या आता? माइनस वी बाई ए। भाई यहां से मैं क्या करता तो ऐसे लिखता v इक्वल टू माइनस ए टी। अगर टाइम निकालता t इक्वल टू तो माइनस वी बाई ए आता। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले, बॉडी एक्स एक्सिस में चल रही और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम भी आ गया, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो v को v लिखो, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं म्यू इंटू जी। क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू जी, और यही आंसर है। टाइम देख लो, v अपॉन में म्यू इंटू जी, डायरेक्ट हो गया। देखो एक्सीलरेशन जो टाइम हमारा आएगा क्या आएगा? v अपॉन में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन तो मैंने बताया क्या होता है? म्यू इंटू जी। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। A block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be। हम पहले ब्लॉक बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक ब्लॉक। ठीक है, मास दिया है ब्लॉक का 10 किलो का है, 10 केजी लिख लिया। अब क्या बोला? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा था, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है, कितना दिया है? 0.5। ठीक है, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन का लगा रहे हैं, मैं 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन लगेगा, कोएफिशिएंट दिया तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें, म्यू को म्यू, आर को mg लिख सकते हैं। तो F कितना आ जाता? तो F आ जाता म्यू की जगह 0.5, m 10 दिया है और g भी 10 ले लेते हैं। g 10 दिया होगा, नहीं लिया तो दे देगा, अदरवाइज आपको 10 ही लेना है ना। तो पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। ये 10 से ये 10 कट हो गया, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा। कौन लगा रहा? 50 का फ्रिक्शन। कितना लगा रहा? 50। इधर लगा रहा 50 का, बराबर। मतलब कि जो नेट फोर्स लग रहा वो इधर ही लग रहा। कितना लग रहा? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स। बोलो सही है? तो नेट फोर्स इक्वल टू 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना? 50। तो नेट कितना लगा? 50, बराबर है। और नेट फोर्स हमें निकालना क्या था यहाँ पे? एक्सीलरेशन। तो इसको मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही, एक्स एक्सिस में m इंटू ए, तो हमें लाना क्या है यहाँ पर? a लाना था। a इक्वल टू क्या होगा? 50 अपॉन में मास। मास कितना है? 10। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने अपने को, और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन के पीछे आप पढ़ना भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैं फिर बोल रहा हूँ 3 घंटे 20 मिनट का समय है, 10 मिनट 15 मिनट तो दीदी भैया आपसे ले जाएंगे अंगूठा लगवाने में, बाकी बचेंगे 3 घंटे। आप कितना भी कोशिश कर लो, बड़े क्वेश्चन आपको हमेशा दिक्कत देंगे, टाइम लॉस करेंगे, भूल जाओगे, प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो आप पहले वो क्वेश्चन करो, 20 करो, लेकिन 20 पैटर्न आपको आने चाहिए कि उन 20 पैटर्न के 2 लाख क्वेश्चन भी हों आपसे बन जाने चाहिए। तो आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में नहीं पड़ना। और अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आपको पता है कि आपसे बन जाएगा इजीली, उसकी कई बार प्रैक्टिस आपने कर रखी है, तो ध्यान रखना। अदरवाइज एवरेज और सिंपल क्वेश्चन पे ही जाना। टिपिकल क्वेश्चन नीट नहीं पूछता है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसे पता है, क्या पता है कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता, कितनी होती मिनिमम, 0, मैक्सिमम कितनी, यही नहीं पता। तो आप लोगों को ये चीज पता है, तो इस चीज के लिए आप सिंपल क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन पे जाएं, ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे ना पड़े, दिक्कत आएगी। एग्जाम का प्रेशर रहेगा, आपसे नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत कम बनते हैं, भूल जाते हैं हम, है ना। अच्छा एक और देखें, ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ग्रामोफोन देखा होगा आप लोगों ने, वो 3 इडियट्स में वो वायरस अंकल थे, वो ग्रामोफोन का यूज कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर कोई चीज घूम रही है, ठीक है।
अ कॉइन इज प्लेस्ड, पहले मैं ग्रामोफोन बना लेता हूं ऐसे, ठीक है, ये हो गया इसका एक्सिस होगा, इसके अबाउट ये घूमेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉइन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने एक कॉइन रखा, ये है कॉइन, ठीक है, कितनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक है। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मतलब जो ग्रामोफोन मतलब एक हमारा प्लेट हो गया, डिस्क हो गई, डिस्क घूम रही है, और डिस्क घूम रही है और आपने एक कॉइन रख दिया तो कॉइन भी घूमेगा, लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो कॉइन बाहर चला जाएगा, हमें उसकी वैल्यू बता दी म्यू है। बोला है आगे द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ, कॉइन घूमेगा लेकिन कब, अब ये कंडीशन दी है, तो भाई जब कॉइन घूमेगा तो पहले ये देखो वेट किधर लगेगा कॉइन का, अब समझेंगे हम, भाई ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सिक्का रखा हुआ है, वेट नीचे लगेगा, कितना लगेगा mg, ये m है ना इसका मास, वेट नीचे लगेगा, रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ये हो गया नॉर्मल। अब जब ये घूमेगा क्या करेगा, घूमेगा तो एक फोर्स अंदर लगेगा एक बाहर लगेगा, एक अंदर लगेगा एक बाहर लगेगा, तो अंदर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, देख लो, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा, यहां देखें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें। अब ये सोचे जब कॉइन घूमेगा तो उसमें फोर्स एक बाहर की तरफ लग रहा, किधर लग रहा, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ये कंडीशन, ये अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ये ध्यान रखेंगे बस, mg नीचे लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, क्लियर है। अब जब सिक्का घूमेगा तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सिक्के को बाहर की तरफ फेंक रहा होगा, तो बाहर की तरफ जो लेके जाएगा वो कौन सा लेगा, सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं इसे, है ना, और अंदर की तरफ क्या लगेगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स, भाई फोर्स तो बाहर लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स उसे रोक के रख रहा, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो कंडीशन ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा हो किससे, mv स्क्वायर बाई आर से, या m ओमेगा स्क्वायर आर से। अब ये देखो नई चीज आई, भाई हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा के टर्म्स में दिया इसलिए लिखा मैंने। अब फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे म्यू इंटू आर इक्वल एंड ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर आर, आर रेडियस है ना एक तरह से, जिससे जितनी दूरी पे घूम रहा है वो रेडियस एक तरह से हुआ, ठीक है, इसलिए आर लिया। अब यहाँ म्यू को म्यू लिखा, आर को क्या लिख सकते हैं, तो आर को mg लिख सकता हूं मैं, तो आर को mg लिख दिया ऐसे, इक्वल एंड ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर आर। अब m से देखो m कट हो गया, लाना क्या था, ओमेगा लाना है, r लाना है, तो r को रोको, r को रोको, तो ये ऐसे लगेगा ग्रेटर एंड इक्वल का, ये इधर मुंह खुला हुआ है, तो ये हो गया म्यू इंटू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। अब आंसर चेक कर लो, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यही म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, यही आ रहा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट चीज फिर समझो, देखो जब सिक्का घूमेगा या एक वो आता है झूला, जब आप जाओगे कहीं झूला झूलने तो वहाँ एक गोल वाला झूला भी घूमता है ऐसे, तो वहाँ पे चेयर लगी रहती है, तो चेयर में जब आप बैठोगे तो आपके ऊपर बाहर की तरफ एक झटके से फोर्स लगता है, जो बाहर लगता है वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो बाहर की तरफ लगेगा। आपको रोक किसने रखा, रॉड ने, जो चेयर पे रॉड लगी है, अगर मान लो आप रॉड चेयर पे नहीं बैठे होते, ऐसे लेटे होते या बैठ जाते तो फोर्स लगता बाहर की तरफ, कौन सा, ये अंदर की तरफ, अगर आप रुके हो मतलब अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर अगर है या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो ही आप रुकोगे, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ तो आप बाहर चले जाओगे। कंडीशन ये इंपॉर्टेंट थी, मेन कंडीशन ये थी, इसके बाद तो हमने सिर्फ फॉर्मूले रख के सॉल्व करा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, आप एक बार चेक जरूर करते रहना है ना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक अगर हो तो उसको अवॉइड कर देना, बाकी आप चेक करते रहना है ना उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और गड़बड़ हो, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी बस। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, डायग्राम दिया हुआ है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुली विच फ्रिक्शनलेस, ठीक है, एक्सीलरेशन बताना है। तो भाई एक बात बताओ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई एक चीज देखो, सबसे पहले ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, कि भाई ऐसे जाएगी ना, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये भार ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो इसका वेट कितना लगेगा 6g नीचे लगेगा, इसका वेट कितना लगेगा 4g, कितना लगेगा 6g, और ये 4g, ये हुआ फोर्स। तो एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता था नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ये टोटल मास, ऐसे लिख लो,
नेट मास, मास तो ऐड ही होता है, तो नेट फोर्स कितना लगा, तो ये लगा नीचे की तरफ 6g, ऊपर लगा 4g, तो दोनों का अंतर ले लो 6g और 4g का, तो कितना आएगा 2g। भाई दोनों का डिफरेंस क्या है, 6g नीचे और 4g एक और है, दोनों फोर्स का हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, नेट फोर्स यही होगा। भाई 6g इधर लग रहा, 4g इधर लग रहा, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 2g, और नेट मास कितना हुआ 4 6 का 10 होगा। भाई 4 किलो का ये, 6 किलो का ये, 10 किलो हो गया, 2 से कट करो कितना आया g/5। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेट फोर्स कैसे लेते हैं, तो नेट फोर्स में हायर माइनस लोअर कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगा, तो g/5 देख लो, ये आ रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये पुली का क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए इस बार, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 1 meter. Block of mass 10 किलो is in contact against the inner wall of, मतलब हमें एक सिलेंडर दिया है जिसकी इनर वॉल पे हमने एक ब्लॉक है जिसका मास 10 किलो इसको रखा है, ठीक है, रेडियस दिया है उसका 1 मीटर है जो सिलेंडर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, देखो रेडियस कितना है 1 मीटर है, मार्क कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1, ये म्यू दिया है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज इन वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। देखो भैया ऐसा है, ये सिलेंडर बनाओ, है बहुत ही सिंपल, अभी ग्रामोफोन करा था ना, कुछ ऐसा ही है, ऐसा सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर के एक्सिस, ये हो गया हमारा ब्लॉक जिसका मास m है, इसकी रेडियस बता दी r है, रेडियस क्या r। अब समझो इसे, सबसे पहला ये देखें कि इसका वेट किधर लगेगा, वेट नीचे लगेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको डायग्राम इधर बनाता हूं, सिर्फ डायग्राम ही है क्योंकि इसमें ये हमने बनाया सिलेंडर, ये रखा ब्लॉक, वेट किधर लगेगा इसका ये इतना बता दो बस, वेट इधर लगेगा इसका नीचे की तरफ, कितना लगेगा mg, बराबर है। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। अब देखें तो ये ऐसे घूम रहा सर्कल में, सर्कल में घूम रहा, फिर से देखो सोचो, सर्कल में फोर्स रहा, तो ये फोर्स लगा रहा होगा, तो जो नॉर्मल लगाएगा किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स। भाई जो नॉर्मल होता है, यानी कि जैसे मान लो एक कमरे के अंदर आपको बंद कर दें और कमरे में आपको कमरा पूरा घुमाए, रूम जो है बहुत तेज से घूमने लगे, तो आप दीवार में जैसे चिपके हो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो किधर, बाहर की तरफ लगा रहे हो, बाहर की तरफ लगाओगे मतलब रिएक्शन फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ। सोचो सिलेंडर के अंदर आपको पैक कर दिया और आप दीवार की तरफ हो, वॉल पे, इनर वॉल पे हो, और सिलेंडर घूमने लगे, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वहां रुके रहने के लिए बाहर की तरफ लगा रहे हो, बाहर की तरफ रिएक्शन, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, अंदर की तरफ हमारा लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो समझ आया, बस अब कुछ नहीं करना। अगर ये रुकेगा तो कंडीशन एक ही है रुकने की, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन में ऐसे दिया है तो बराबर कर लो, या तो ज्यादा या तो बराबर, दोनों कंडीशन है। किससे, mg से, बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे, म्यू इंटू आर, बराबर कर ले, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो mg, म्यू को म्यू लिखे, आर को क्या लिखेंगे, तो आर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू mg। सेंट्रीपिटल फोर्स ओमेगा के टर्म्स में यही आएगा ना, अगर लीनियर होता तो mv स्क्वायर बाई आर लिखते, तो m से m तो कट हो गया। लाना क्या था हमें, लाना था रेडियस, क्या लाना था हमें, ओमेगा लाना था, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा लाना है ना, तो ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं g अपॉन में म्यू आर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में g अपॉन में म्यू आर। मेन इंपॉर्टेंट जो है लाइन वो ये है, और ये डायग्राम आपको आना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं, सॉल्व करना है, वैल्यू रखो, अंडर रूट जी की वैल्यू 10, म्यू क्या था 0.5, म्यू था 0.1, हाँ 0.1 म्यू था, म्यू की जगह हमने लिख दिया 0.1, और रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर था शायद, जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं, रेडियस कितना है 1 मीटर है, तो रेडियस की जगह 1 ही लिख दो, रेडियस की जगह, ओ जस्ट रेडियस कितना, अरे यार भाई क्या कर रहा है, रेडियस की जगह क्या लिख दिया मैंने 1, ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आया 10, 100 से बाहर कितना आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई हमारी एंगुलर स्पीड, ठीक है।
समझ आ गया होगा, पैटर्न आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच सभी लोगों को ये लेक्चर देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, हो सकता है कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं। ज़्यादा समय देना नहीं, 30-35-40 मिनट में, 30 मिनट 35 मिनट में लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये इसका जो PDF है अभी, इसको मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।